तो इसीलिए जो बिहार से लोग आते हैं उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा ज़मीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने बिहार को छोड़ के और दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं। वे किसान है बिहार का, लेकिन वो दिल्ली बाढ़ के मजदूर और स्लम बस्तियों में रहता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके परिवार के लोग एक का कमरों में रहते हैं और वहाँ अपने घर बार मकान दुकान अपने खेत छोड़ के वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 800 रुपये क्विंटल तक उनकी धान की खरीद होती है वहाँ, 1200 रुपये क्विंटल तक मक्का और 1400 रुपये क्विंटल तक 1500 तक गेहूँ, मसूर 1600 रुपये क्विंटल। तो जब भाव ही नहीं मिलेगा कहीं, तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना पहला कि जहाँ पे एक कानून और मंडी एक्ट लागू हो चुका है। तो जब हम बिहार में गए तो हमने उनको कहा कि अगला आंदोलन बिहार से शुरू होगा और मंडी बहाली का आंदोलन होगा, उसके लिए वहाँ पर तैयारी चल रही है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि नई सरकार वहाँ पर बनी। उनको भी हम कह के आए थे कि अगर यहाँ के मुख्यमंत्री इससे जितना जल्दी छूट जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार बनेगा। तो उसके 10-15 दिन की बाद ये घटना घटी, अलग हुए। उसके बाद में भी वहाँ सरकार से बातचीत हुई थी और हमने कहा कि मंडियाँ आप यहाँ की बंद है, आप पहला काम अब ये करो कि मंडियों को बहाल करो। और हम डॉक्टर साहब से सब लोग से बैठ के जब हमारी 6 तारीख में मीटिंग होगी तो बिहार के मंडी बहाली के आंदोलन पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसको भी मुख्य धारा में लाकर आना है। पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये कागजों में दिखाते कुछ है लेकिन खरीद नहीं करते, क्योंकि इनके जो व्यापारी दोस्त हैं सरकार के, वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, और इसीलिए भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाना चाहती। अभी हिमाचल में गए हम, बहुत क्षेत्र, उदयपुर का एक क्षेत्र वहाँ पे है कि 150 किलोमीटर तक वहाँ मंडियाँ नहीं है। बाहर के व्यापारी जाते हैं, सस्ते में फसलें खरीदते हैं, व्यापारी वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं, शोषण करते हैं, लोगों से फर्जी तरीके से उनकी फसलें, सेब फल फ्रूट वेजिटेबल्स वो खरीद के जाते हैं और फिर कंपनियां उनकी डूब जाती है। ये जो इंटीरियर में लोग बैठे हुए हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सबकी आस संयुक्त मोर्चे पे है। श्रीनगर कश्मीर में गए तो वहाँ के किसानों भी साथ में जुड़ना चाहते हैं और उनको भी आस है कि श्रीनगर का किसान जो इंटीरियर में बैठा है, जो सेब की खुमानी की इनकी खेती करता है, संयुक्त मोर्चा उसकी भी आवाज़ उठावे और देश में जो 23 फसलें हैं एमएसपी की, उससे ज़्यादा जितनी भी वेजिटेबल्स, फल फ्रूट, दूध, मछली, अंडा, इसमें भी भाव तय हो। लेकिन हालात क्या है? हालात ये हैं, बड़ा सच है कि देश में अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, देश में कृषि मंत्रालय ही नहीं है, देश को धोखे में रखा जा रहा है। देश के कृषि मंत्रालय को 18 भारत सरकार के सेंटर मिनिस्ट्री देखती है, उसको 18 मिनिस्ट्री उसको देखती है। अगर फसल खड़ी हुई है तो कृषि मंत्रालय, अगर फसल कट के चल गिर गई तो दूसरा मंत्रालय, उसका भाव तय करने वाला तीसरा मंत्रालय, माल ढुलाई के लिए रेलवे मंत्रालय, विदेशों से समझौता होगा तो विदेश मंत्रालय, उसको परमिशन लेनी होगी तो उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड और ये इनकी जो परमिशन देते हैं तो दूसरा मंत्रालय। तो ये 18 मिनिस्ट्री है।
हमने जब भारत सरकार से बातचीत होती थी, आंदोलन के दौरान उन्होंने इस सब्जेक्ट पे कोई बात कभी नहीं करी। लेकिन उससे पहले जब भी बात हुई, हमने कहा कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप अलग सा बनाओ, एग्रीकल्चर कैबिनेट होगी, उसमें 18 मंत्रालय आप अलग से दो, उनके सेक्रेटरी बैठे, और कोई भी पॉलिसी तय करनी हो वो मिनिस्ट्री तय करके दे कि एग्रीकल्चर की ये पॉलिसी हो। देश में कौन सी फसल कितनी देश में जरूरत है, उस हिसाब से खेती नहीं हो रही। जौन सी फसलों का भाव ठीक आ गया, किसान ने उसी फसल को ज़्यादा लगा लिया। लेकिन दिक्कत है कि जैसे ही फसल ज़्यादा हुई, पैदावार ज़्यादा हुई, तो उसका भाव गिर गया। ये ज़रूरत यहाँ की सरकारों की थी कि कितनी जनसंख्या पे कौन सी फसल की ज़रूरत है, उसको उतने ही क्षेत्र में लगवाया जाए। लेकिन कोई कंट्रोलिंग बॉडी देश में नहीं है। इनका मकसद है कि लोग खेत को छोड़ दें, कंपनियां खेती करें, लोग दिक्कत में आए और एग्रीकल्चर को और ग्रामीण उसको लोग छोड़ दें और शहरों की तरफ शिफ्ट करें, लोग मजदूर बने। ये भारत सरकार का प्लान है। ये हमको समझ में आ गया है कि भारत सरकार जैसे दूसरे सेक्टरों को कब्जा करना चाहती है, ऐसे ही एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारी कृषि को कब्जे में लेना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे खेती करेगी। जैसे गुजरात में करीब 8 गांव की ज़मीन रिलायंस कंपनी को थी, वहाँ पे आम की खेती होती थी। वे सुप्रीम कोर्ट तक हराए। मुंबई में रहने वाली रिलायंस कंपनी गुजरात के गांव में खेती करेगी, वो प्रॉफिट में होगी। लेकिन वहाँ का ही किसान खेती करता है तो वो घाटे में रहेगा। तो ये कहीं पे भी, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी आ गई, ज़मीन छीनने का प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। वो चाहे गांव समाज की ज़मीन हो, वो चाहे बंजर ज़मीन हो, वो चाहे किसी को अलाटमेंट के पट्टे हो, वो पहले फेज में इन्होंने पूरे देश में ज़मीन छीनने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। दूसरा सेकंड फेज आएगा बैंक के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जब बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड की लेने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। तो उनका पूरा प्लान और पूरा ये बना हुआ है कि हम या तो किसान क्रेडिट कार्ड पैसे देगा, नहीं देगा तो वो ज़मीन दे देगा उसके बदले। तो वो भी एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया है कि उसके माध्यम से भी आपकी ज़मीन लेने का काम करेंगे। तो इनका मकसद सिर्फ ज़मीन पे है। तो हमको ये आंदोलन के माध्यम से संयुक्त मोर्चे में इन पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा कि जिससे कर्जा मुक्ति, कर्जा क्यों हुआ? कर्जा हुआ सरकारों की गलत नीति से। कर्जा मुक्ति हो गया हमारा संपूर्ण कर्जा मुक्ति अभियान, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जमीन बचाने का आंदोलन, ये भी हमको चलाना पड़ेगा। बहुत लोगों को जिनको पट्टे दिए गए थे, जिनको 30-30 साल पहले, 40-40 साल पहले, और उत्तराखंड में तो हालात ये हुई कि जिनको 60 साल पहले भी जिन पे जंगलों की ज़मीन दी गई थी, आज उनसे ज़मीन वापसी लेने का प्रोग्राम कर रहे हैं। खास करके जो सिख कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, उनको यह है कि ये आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा ले रहे, तो उनकी ज़मीन छीनने का एक बड़ा प्लान बन रहा है। तो हमको इन सारे इशू पे हमको काम करना होगा। मज़दूर, उस पर भी हमको काम करना होगा कि उनको रोज़गार कैसे मिले, इन पे काम करना होगा। एजुकेशंस का क्या हाल होगा, उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार एजुकेशन पे ठीक काम कर रही है। ये पॉलिसी अडोप्ट पूरे देश में कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि हम किसी पार्टी का उसका कर रही है। जो भी कोई लोग काम ठीक करेगा, हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि इनकी ये पॉलिसी ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार है वो अभी आंदोलन के बीच में बहुत सी पॉलिसी ग्रामीणों के विरोध में लेकर आ रही है। दूध की पॉलिसी भी पाइपलाइन में रखा हुआ है इनका। अगर दूध भी हमारा ख़त्म होगा
दूध भी बाहर की कंपनियां यहाँ पर बेचेंगी तो हिंदुस्तान के किसान का क्या हाल होगा? ऐसा होगा जैसे टर्की में आज एक भी पशु वहाँ पर नहीं है। तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे यही हालात यहाँ के भी होगी। आवारा पशु की समस्या पूरे देश में है। फसलों के अगर हमने फसल दे दी, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने की बेल्ट है, हमारी फसलें जा रही है तो उसका भुगतान नहीं होता। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन। हमने कहा कि हम भी धन्यवाद दे देंगे, हमको फसलों को, हमारी फसलों को आप उस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ दो, हमको भी डिजिटल कर दो। जब पूरा इंडिया डिजिटल हो ही रहा है तो किसान भी डिजिटल हो जाए।